नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई लोकल में मामूली विवाद बना जानलेवा, प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या। मलाड स्टेशन पर भी भीड़ में झगड़ा, पेट पर वार से प्रोफेसर की मौत। कल्याण डोंबिवली में 4 नगर सेवक लापता, मधुर और कीर्ति 16 जनवरी से गायब, पुलिस ने शुरू की खोज अभियान। आरजेडी का बड़ा फैसला, तेजस्वी यादव बने आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष। पटना में सर्वसम्मति से निर्णय। होटल मौर्य में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में लगी मुहर। पटना नीट छात्रा केस में फॉरेंसिक में यौन हिंसा की पुष्टि, मेडिकल दस्तावेज अधूरे, पुलिस को अब सस्पेक्ट तलाशना जारी। प्रयागराज मां के शिविर में आग, 2 टेंट जल गए। फायर ब्रिगेड ने 30 मिनट में आग पर पाया काबू। आग अंगीठी की चिंगारी से लगी, जांच जारी। मुंबई लोकल ट्रेन में हुए मामूली विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया। शनिवार शाम मुंबई के मालाड स्टेशन पर एक मामूली विवाद जानलेवा घटना में बदल गया, जिसमें प्रोफेसर आलोक सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन से उतरते समय भीड़ में धक्का लगने के बाद प्रोफेसर और आरोपी ओमकार शिंदे के बीच कहासुनी हुई। गुस्साए आरोपी ने आलोक सिंह के पेट में वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जिससे स्टेशन में अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया। रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे बोरीवली पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार किया और बोरीवली कोर्ट में हाजिर किया। पुलिस अब हत्या के कारणों की गहन जांच कर रही है। बोरीवली स्लो लोकल जो मालाड रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 1-2 पे आई थी, उसके जनरल डिब्बे में प्रवास कर रही यात्री जो मयत है आलोक कुमार सिंह और संशयित जो इसम हमने पकड़ा है ओमकार एकनाथ शिंदे, इनमें गाड़ी में से उतरने की वजह से जो झगड़ा हुआ था, वाद विवाद हुआ था, उसकी वजह से जो संशयित इसम है उसने उसके पास जो कोई तीक्ष्ण हथियार था उससे जो यात्री मयत इसम है उसके पेट में भोंका था, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो इसके कारण बोरीवली लोमार पुलिस स्टेशन पे हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अभी तक की जो जांच की है उसमें तो अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, लेकिन अभी कर रहे हैं। अभी जो इंक्वायरी जो किया है तपास सुबह से और कल तक से जो केस का चल रहा है, तो इसमें हत्या का मोटिव कोई नहीं है, सिर्फ गाड़ी में से उतरने का जो झगड़ा वाद जो चालू हुआ था उसी वाद से हुआ है, जो तात्कालिक कारण नहीं है। उसमें आरोपी जो चाकू लिया था वो कंटिन्यू लेके चलता था, नहीं उसके बारे में तो अभी तपास आरोपी के पास चालू है, वो तो अभी निष्पन्न नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में राजनीतिक माहौल उस वक्त गर्मा गया जब उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नवनिर्वाचित नगर सेवकों की अचानक नॉट रीचेबल होने से खलबली मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्टी की ओर से कोलसेवाड़ी पुलिस थाने में मिसिंग की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। ठाकरे गुट के कुल 11 निर्वाचित नगर सेवकों में से 4 फिलहाल संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं, जिनमें मधुर उमेश महात्रे और कीर्ति राजन ढोने 16 जनवरी से नॉट रीचेबल है। जिला प्रमुख शरद पाटिल के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने नगर सेवकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और ये चिंता जाहिर करते हुए अपहरण, दबाव या बहलाने फुसलाने की आशंका व्यक्त की है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और तकनीकी जांच के आधार पर तत्काल सर्च ऑपरेशन की मांग की गई है। वहीं विपक्ष ने भी सत्ताधारियों पर संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब पुलिस जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई है। चुनाव होने के बाद में हमारे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में 11 उम्मीदवार हमारे चुन के आए थे। उसमें 4 उम्मीदवार जो है वो नॉट रीचेबल से, इसीलिए कल्याण न्यूज के हमारे जो मधुर मात्रे और कीर्ति ढोने, ये 2 उम्मीदवार नॉट रीचेबल होने की वजह से हम उनके घर पे गए और उनके घर पे जाकर उनके फैमिली से हम लोग ने बातचीत की, तो वो लोग बोले कि हमको भी मालूम नहीं वो कहाँ गए। तो उसके लिए हम लोगों ने उनको मतलब कांटेक्ट करने का कोशिश किया, संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग हमको नॉट रीचेबल आ रहे हैं और हमने उनको ढूंढने के लिए कोशिश किया तो हमको
वो कहा भी मतलब हमारे इसमें आए नहीं। इसीलिए हम लोगों ने उनकी सुरक्षितता के लिए कोतवाली पुलिस स्टेशन में जाके लापता का हमने उनको उनके बारे में एक केस दर्ज किया है। लेकिन हमको ऐसा मालूम गिर रहा है कि वो शायद दूसरी पार्टी के और जाकर वहाँ पे उनके साथ में कुछ सहयोग दे रहे हैं, और उसकी वजह से कल अगर उनकी सुरक्षित का कुछ हो गया तो जिम्मेदारी हमारी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की रहती है। और इसीलिए हम लोगों ने कोचुली पुलिस में जाके दर्ज किया। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है। पटना में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष अब नियुक्त कर लिया गया है। ये बैठक पटना के होटल मौर्या में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने की थी। बैठक से पहले ही तेजस्वी यादव को अहम जिम्मेदारी दिए जाने के कयास जो है वो लगाए जा रहे थे, जिस पर मोहर जो है वो अब लग गई है। इस फैसले के साथ तेजस्वी यादव की भूमिका पार्टी में और मजबूत हो गई है, जबकि लालू प्रसाद यादव अपना कार्यकाल पूरा होने तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे, ऐसी जानकारी सामने है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता विवेक, उनसे जानकारी लेंगे। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है? ये बड़ी बैठक जो है हुई आज पटना में, हालांकि संभावना जो है बहुत पहले से जताई जा रही थी कि इस बैठक में निर्णय होने वाला है। विवेक, बिल्कुल 10 तारीख को ही निर्णय लिया गया था कि 25 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जाएगी। उसी समय से चर्चा यह तेज हो गई थी कि तेजस्वी यादव को जो है पार्टी का कमान दिया जाएगा, लेकिन पार्टी का कमान पूरे सर्वोसर्वा तेजस्वी यादव को नहीं दिया गया। लालू यादव अपने पास राष्ट्रीय अध्यक्ष रखे हैं और लालू यादव ही निर्णय लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया है। तेजस्वी यादव को बता दें कि विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद 2 महीने के बाद इस तरीके से बैठक के पहली बैठक बुलाई गई थी, यहाँ पे यह निर्णय लिया गया। और साथ ही साथ उनको आवाज आ रही है? हाँ बोलिए विवेक, आप जवाब दीजिए। ये जो इतनी बड़ी बैठक हुई है, इस बैठक में ये निर्णय लिया जाने वाला था, ये पहले ही बता दिया गया था, और अब ये पूरी तरीके से साफ साफ हो गया कि तेजस्वी यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राजद के वो बन चुके हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अब तेजस्वी यादव ही बन चुके हैं, और तेजस्वी यादव के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है संगठन को लेकर और युवा नेतृत्व को लेकर। जिस तरीके से तेजस्वी यादव के नेता बोलते हैं कि बिहार में युवा नेतृत्व का जो है समय है और युवाओं को नेतृत्व देना चाहिए, तो ऐसे में पार्टी का कमान जो है तेजस्वी यादव को दी गई है। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है पार्टी का कुनबा को और भी मजबूत करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास संगठन के चलाने के लिए पहले कोई अनुभव नहीं है। पार्टी में तो जरूर हो रहे हैं, और लालू यादव ने 2015 में उनको लॉन्च किया और पहली बार वो विधायक बने, उसके बाद फिर जो पहली बार वो डिप्टी सीएम बने 2015 की सरकार में। उसके बाद जो है अब आज जो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है संगठन को लेकर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से संगठन को मजबूत करते हैं। और इन्होंने जो बैठक हुई, बैठक में प्रस्ताव जो है लालू यादव के बेहद करीबी नेता भोला यादव, आपको याद होगा कि भोला यादव वही नेता है जब लालू यादव चारा घोटाले मामले में जेल गए थे तो भोला यादव भी उसमें संलिप्त थे, और भोला यादव भी आज कई मामलों में उनकी संलिप्तता भी है। तो भोला यादव ने ही प्रस्ताव लाया कि तेजस्वी यादव को जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देनी चाहिए, तो उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश स्तर में क्या कुछ बदलाव करते हैं। लेकिन उनके बैठक और उनके जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किए हैं, जो उनकी बहन है रोहिणी आचार्य पार्टी में अभी किसी भी पद में नहीं है, उन्होंने पहले ही बगावत कर लिया है। और उन्होंने जो है पोस्ट डालते हुए लिखा कि घुसपैठियों को बधाई और ठकुसवार्तनी करने वाले को गिरोह को घुसपैठियों को बधाई, और इसके साथ ही साथ कठपुतली तेजस्वी यादव को बताया और शहजादा बताया कि जिसकी ताजपोशी हो गई है उनको मुबारकबाद। वही कि एक कह सकता है कि तंज कसते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव को बधाई दी है। जब सुबह में बैठक होने वाली थी उस समय भी तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा चल रही थी कि उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसके पहले भी रोहिणी आचार्य का ट्वीट इसी तरीके से आया था, और आज
जो बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया, उसके बाद भी उनके ट्वीट इस तरीके से आया तेजस्वी यादव बीच में रोकना चाहूंगी। देखिए, ये तो बिल्कुल तय है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव को चुना गया है वो पहले से निर्णय जो है ले लिया गया होगा या फिर इस बैठक में औपचारिकता जो है वो पूरी की गई है, लेकिन ये सब जानते थे कि जो कमान है वो तेजस्वी यादव ही संभाल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव औपचारिक तौर पर सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर फिलहाल पार्टी की देखरेख कर रहे थे, असली कमान तो तेजस्वी के हाथ में ही थी, लेकिन ये अब औपचारिकता जो है वो पूरी कर दी गई है। मगर जैसा आपने बताया कि रोहिणी आचार्य बगावत कर चुकी हैं, इससे पहले भाई वीरेंद्र जो राजद के बड़े विधायक माने जाते हैं उनकी तरफ से एक वीडियो वायरल होता है और वो भी तरह तरह के आरोप अपनी पार्टी पर लगाते हैं। इन तमाम चुनौतियों से निपट पाएंगे तेजस्वी यादव? बिल्कुल, तेजस्वी यादव के पास एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो तेजस्वी यादव पहले कैसे परिवार को एकजुट कर पाते हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य वही रोहिणी आचार्य हैं जो छपरा से चुनाव, सारण से चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, जहां राजीव प्रताप रूढ़ी वहां से चुनाव जीते हैं, वहां पे चुनाव लड़ रहे थे। उस समय कई तरीके के बात निकल कर आए कि लालू यादव को जो बेटी है उन्होंने लालू यादव को किडनी दिया, पिता को जान बचाया, और से लोग महान उनकी पूरी तरीके से लोग जो है उनको ये कर रहे थे, लोग प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको पर जब बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया उसके बाद जो उनको रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर ठिकरा फोड़ा कि तेजस्वी यादव और संजय यादव बताएं कि इस वजह से चुनाव हार हुई है, कार्यकर्ता के बीच में जाकर बताना चाहिए, तो इन लोग बता नहीं रहे। उस समय जो है रोहिणी आचार्य रोते हुए निकलती हैं घर से और कहते हैं कि मेरा परिवार नहीं है, लालू परिवार मेरा नहीं है, माता पिता जरूर है लेकिन तेजस्वी से मेरा कोई नाता नहीं है। और आज भी रोहिणी आचार्य का उसी लहजे में ट्वीट आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव कैसे अपने परिवार को लेकर चलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पहले ही तेज प्रताप यादव जो है उन्होंने बगावत कर ली, अपनी पार्टी बना ली, और इसके बाद जो है रोहिणी आचार्य उन्होंने भी बगावत कर अलग हो गई। और इसके साथ साथ भाई वीरेंद्र का कल जो बयान आया सामने, भाई वीरेंद्र ने कहते हैं यह तक दिखा कि जो पार्टी में जो है कुछ लोगों का ही चल रहा है, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में यही कहना था। कल हमने उनसे बातचीत भी की तो उन्होंने यही बात बोला कि पार्टी में कुछ लोगों का जो चल रहा है उसको बंद करना होगा। हमने तेजस्वी यादव के पास जो है बात को रखे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अब तेजस्वी यादव किस तरीके से अपने पार्टी को लेकर चलते हैं, और अपने जो पुराने नेता हैं, जैसे पुराने नेताओं में कई नामों की जिक्र होती है, भोला यादव हो, फिर जगदानंद सिंह हो, इसके साथ साथ शिवानंद तिवारी हो, ऐसे जो तमाम जो नेता हैं, तमाम नेताओं की जो कैसे एकजुट करके लेकर चलते हैं वो देखने वाली बात होगी। शिवानंद तिवारी भी पहले कई तरीके के सवाल उठाते नजर आए तेजस्वी यादव। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। जैसा आपने देखा कि तेजस्वी यादव जो है उनको राजद का अब मुखिया जो है वो चुन लिया गया है, और ये कमान खुद उनके पिता और मुखिया रहे लालू प्रसाद यादव ने दी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले दिनों में राजद का जो रोड मैप है वो फिर से तैयार होता है या फिर नहीं, और फिलहाल जो जिस हालत में राजद नजर आ रही है उस स्थिति को तेजस्वी यादव बेहतर कर पाएंगे या फिर नहीं। पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई नीट छात्रा की मौत मामले में फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है, जिससे उसके साथ मौत से पहले यौन हिंसा होने की संभावना मजबूत हो गई है। इस मामले की जांच विशेष जांच टीम एसआईटी कर रही है, जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज एम्स पटना को भेजे थे। एम्स की 5 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम पिछले 1 सप्ताह से मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। डॉक्टर्स ने कहा कि अधूरे दस्तावेजों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना न तो वैज्ञानिक है, न ही नैतिक, और पूरे इलाज से लेकर मौत तक की मेडिकल चेन का पूरा अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मामले ने पटना में हंगामा और विरोध प्रदर्शन भी भड़काया, और अब पुलिस को सस्पेक्ट की पहचान कर गिरफ्तारी करने की चुनौती सामने आ खड़ी हुई है। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में शनिवार शाम तुलसी शिवाला मार्ग स्थित एक शिविर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पर फायर ब्रिगेड ने करीब 30 मिनट में काबू पाया, लेकिन 2 टेंट और शिविर में रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना सेक्टर 6 किशोरी मठ चित्रकूट में हुई और आग से कोई जानहानि नहीं हुई है। माघ मेले के शुरू होने के बाद अब तक ये 5वीं आग की घटना है। शुरुआती जांच में आग अंगीठी की चिंगारी से लगी होने की आशंका जताई जा रही है, और फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन की टीम इस घटना की पूरी जांच में जुटी हुई है।
फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के पीरनपुर इलाके में एक खाली मकान को कथित तौर पर इबादत गाह के रूप में इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना सरकारी अनुमति और वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के यहां नियमित सामूहिक नमाज अदा की जा रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक मकान पहले आवासीय था, जिसे बाद में नमाज पढ़ने के लिए उपयोग में लाया गया। इस पर कुछ हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और इसे नियमों का उल्लंघन बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की। धर्मेंद्र जनसेवक ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल के संचालन के लिए प्रशासनिक अनुमति और वैधानिक प्रक्रिया का पालन जरूरी है। शिकायतकर्ता अयूब हसन ने भी प्रशासन को अवगत कराते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पुलिस प्रकरण की जांच में जुटी हुई है और जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। हमारे बगल में इरशाद हुसैन का मकान है और ये उनके भाई हैं मुख्तार हुसैन, जो अपराधी टाइप के हैं और पुराने भूमाफिया हैं। और इन्होंने हमारे मकान नंबर से और जो मस्जिद दिखा रहे हैं उसमें हमारा नंबर दिया है, क्योंकि कब्ज़ा करने की नीयत से। वो हमको एतराज़ हुआ तो उस पर हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और ये पुराने भूमाफिया हैं, इनके कम से कम 20 मुकदमे इनके खिलाफ चल रहे हैं, जो कि 420 के भी हैं, और जिनसे हमको खतरा है। और ये मस्जिद अवैध है, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह? इसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कहीं नहीं है। फर्जी वो मुतवल्ली बन गए हैं और उसी के आड़ से हमारे घर वगैरह में कब्जा करना चाहते हैं। कहाँ अवैध मस्जिद संचालन किया जा रहा है? अभी जानकारी हुआ है फतेहपुर लगातार इस्लामिक जिहाद और कहीं क्रिश्चियनों का जिहाद, वो लोग लगातार धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अभी इसी बीच में एक मामला हमारे पास आया, जानकारी में आया है। एक मुख्तार हुसैन करके एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, पीरनपुर में मस्जिद का निर्माण किया उसने, जो अवैध रूप से न नगर पालिका में दर्ज है, न ही किसी ऐसे राजस्व के व्यवस्था में दर्ज है जो कि उसको परमिशन दिया जा सके। उसमें हमने देखा माइक लगे हैं, वहाँ मुस्लिम समाज के लोगों को भी ऐतराज है। वो रात दिन वहाँ चिल्लाता है और वो क्या इबादत करता है क्या नहीं, लेकिन अवैध रूप से वहाँ वजू खाना भी बनाया है, किसी तरह से भी कोई परमिशन नहीं है और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आज तक हम लोगों के जानकारी में जो आया है उसके खिलाफ लगभग 1 दर्जन से ऊपर, जो मेरे पास उसका डाटा है, मैंने निकाला है जब मुझे जानकारी मिली कि आपराधिक है, वो डाटा हमारे पास आया है। 16 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है। ना तो वो हिस्ट्री सीटर बना है, ना गैंगस्टर बना है और ना उसको जिला बदर हुआ। 16 मुकदमे के बाद भी वो आपराधिक मस्जिद चला। यूजीसी को लेकर पटना हाईकोर्ट के वकील और समाजसेवी प्रेम कुमार पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार की सही फैसला है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमेटी के मेंबर रविशंकर प्रसाद को बधाई देते हैं। सामान्य जातियों की ओर से यूजीसी कानून को विरोध किए जाने पर उन्होंने कहा कि कोई भी कानून आता है तो कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन विरोध कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। दामोदर दास मोदी जी का क्रांतिकारी कदम है और उच्च शिक्षा में जो समानता के लिए वहाँ जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो असमानता फैलाते थे उसको दबाने के लिए कानून लाया गया है। बहुत क्रांतिकारी कदम है। मैं इसमें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री और यहाँ के जो कमेटी के जो मेंबर थे माननीय रविशंकर प्रसाद, तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अपर कास्ट की ओर से विरोध किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है यूजीसी लागू किया गया है। एक बात बुझिए, कोई भी कानून आता है उसका हल्का फुल्का विरोध होता है, लेकिन आप भी समझ सकते हैं, अभी विश्वविद्यालय को कवर करते हैं, अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय को कवर करते हैं। आपने देखा है कि किस तरह का वहाँ पर हत्या होता है। रोहित विमोला से लेके पल्लवी ताड़वी तक का जो हत्या हुआ है, इस तमाम चीज़ को आप देखते हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छा कानून लाया। सहारनपुर पुलिस आगामी गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह सतर्क है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर द्वितीय सर्किल के सभी थाना क्षेत्रों में आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, मुख्य बाजार हो या अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल, लगातार यहां पेट्रोलिंग और निगरानी की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य अवांछनीय और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाना है, साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय मनोज कुमार यादव ने कहा कि सभी पुलिसकर्मी अलर्ट मोड में हैं और आमजन से अपील की गई कि चेकिंग में सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और शांति बनाई रखी जाए। पुलिस ने ये भी कहा कि सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा तत्पर है और जैसे ही जनता की कोई भी समस्या आएगी पुलिस उसका समाधान जरूर निकालेगी। आने वाले गणतंत्र दिवस की सुरक्षा की दृष्टि से थाना सहारनपुर के सभी थानों में रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, होटलों एवं सरायों में सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज मेरे द्वारा थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, होटलों, सरायों में चेकिंग का अभियान चलाया गया एवं कई स्थानों पर पिकेट लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई। ये सभी होटल मालिकों, सराय के मालिकों को बताया गया कि यदि आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस को दो। ये जो चेकिंग का अभियान है गणतंत्र दिवस तक जारी रहेगा और इसमें सभी सहारनपुर के सभी लोगों से मेरी सहारनपुर पुलिस की अपील है कि यदि उनको कोई संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिलती है उसको तुरंत लोकल पुलिस को दें। वीआईपी पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार के जाने माने नेत्र चिकित्सा डॉक्टर सुनील ने मुकेश सहनी को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि मुकेश सहनी को महागठबंधन के अंदर नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी सहनी तेजस्वी यादव के साथ रहे, जिसे देखकर आप सभी ने देखा होगा कि परिणाम उसका क्या हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर यह भी कहा कि मुकेश सहनी के अंदर बचपन वाली हरकतें हैं, उनके अंदर मैच्योर्ड पॉलिटिशियन का कोई गुण नहीं है। आगे वो ये भी कहते हुए नजर आए कि जनता दल यूनाइटेड हमारा पुराना घर था और अगर जरूरत पड़ी तो हम जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे। एक जब आदमी घर छोड़ता है किसी घर को तो निश्चित ही एक बड़े सोच विचार के करता है, लेकिन जो चुनाव के टिकट बंटवारे के दौरान जो हमारा मोह भंग हुआ और उसके बाद लगातार वो देखा कि भाई जिन्हें मैं युवा नेतृत्व सोच रहा हूँ वो युवा से ज़्यादा लड़कपन वाली बातें हैं, गैर गंभीरता वाली बातें हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारे नेता मुकेश सहनी जी से मैं ज्वाइन जो किया था, ज्वाइनिंग के बाद ज्वाइन करने का कारण था कि 900 रुपये प्रति माह की नौकरी करने वाला व्यक्ति इस मुकाम पर पहुंचा और अपने समाज के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए एड़ी चोटी एक किया, उसके लिए सम्मान है, इसलिए मैं वहाँ ज्वाइन किया। लेकिन जब जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इनके साथ छल किया, और छल ही नहीं किया, जब हार गए तो आज भी अपने लोगों से यही फैला रहे हैं कि चूंकि आपने डिप्टी सीएम जो अनाउंस कर दिया मुकेश सहनी का, इसीलिए आपकी हार हुई। तो एक तो इनके मुकेश सहनी के साथ नाजायज हुआ, आपने 60 सीट से शुरू की, 40 पे ले गए, 24 पे ले गए और बाद में कुछ सीटें फेंक दी कि ये लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। कोई व्यक्ति उनसे बात नहीं कर रहा था। अपमान का घूंट पी करके हमारे नेता ने सीटों को स्वीकार किया। उसमें भी आरजेडी ने अपने कैंडिडेट दे दिया। इतना ही नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कैंडिडेट दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कैंडिडेट दिया, मुकेश सहनी जी के गृह क्षेत्र में खिलाफ कैंडिडेट दिया। तो बचा क्या? हमारा अपमान तो चरम पर था। उसके बाद भी हमारे नेतृत्व को, हमारे नेता को गुरेज नहीं था, गिला शिकवा नहीं था। आश्चर्य की बात थी कि वो अपमान का घूंट पी रहे थे। ये खंजर बार बार भोंका जा रहा है, फिर भी आप तेजस्वी चालीसा और लालू चालीसा पढ़ रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।